जय हिंद विद्यार्थियों। कक्षा 12 की भूगोल की पुस्तक भारत लोग और अर्थव्यवस्था के अध्याय फर्स्ट जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि वाले पाठ के कंप्लीट पाठ के आज हमें नोट्स देखते हैं और साथ साथ में रीडिंग करते हैं भी कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो अच्छे अच्छे बन रहे हैं यहाँ से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सन 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो सन जो 2011 में भारत की जनसंख्या है वो 121.0 करोड़ थी। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है इस बुक में, इस पाठ में, कि भारत की पहली जनगणना कब हुई। कि भारत की पहली जनगणना कब हुई 1872 में। और भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब संपन्न हुई। तो कब होगा 1881 में पहली संपूर्ण, यहाँ पे संपूर्ण नाम ऐड करना है भी, संपूर्ण जनगणना है वो कब संपन्न हुई। तो 1881 में। फिर आगे क्वेश्चन है कि अधिक जनसंख्या वाले राज्य क्रम से भाई अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के नाम है कि क्रम से कौन कौन से। सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा जनसंख्या है आपकी उत्तर प्रदेश में, फिर है महाराष्ट्र, फिर बिहार और पश्चिमी बंगाल में। आगे क्वेश्चन बन रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में भी। इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है। तो सर्वाधिक जनसंख्या है वो राज्य कौन से में होगी, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन बना था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है। तो दूसरा राज्य पूछा था तो महाराष्ट्र, और पहला कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे अच्छा क्वेश्चन बन रहा है भी इसमें से कि सन 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था। तो 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भाई ये क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बन रहा है। ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन दोनों आप खुद देख लेना भाई। प्रति 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना की जाती है, ये क्वेश्चन यहाँ से याद करना। फिर आगे है कि सन 1951 में जनसंख्या घनत्व कितना था। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 1951 में कितना था, 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आगे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन रहा है इसमें से कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस देश में है और कितना है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश में है और 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में, और 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आगे क्वेश्चन अच्छा बन रहा है इसमें से कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्यों के नाम। की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार में, उसके बाद पश्चिमी बंगाल, फिर केरल, फिर यूपी में। तो ये देख लेना भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। बिहार, पश्चिमी बंगाल क्रम से 4 सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य हो जाएंगे। फिर आगे इसमें से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे कि 2 समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली लोगों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। फिर अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के 2 घटकों के नाम बताएं। तो जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक कौन कौन से हैं, एक तो है प्राकृतिक घटक और दूसरा है अभिप्रेरित घटक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है इसमें। फिर भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। तो भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है 1.64% है। फिर आगे अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन बनेगा पहले पार्ट से। तो ये बनेगा कि जनसंख्या वृद्धि की 4 सुस्पष्ट अवस्थाएं या फिर 4 अवधियां लिख रखा है इसमें। तो देखो, पहली अवधि है 1901 से 1951 की अवधि। दूसरी अवधि है, पहले तो इसके दशक याद रखो, दूसरी अवस्था में है 1921 से 1951 का दशक है। तीसरा है 1951 से 1981 का दशक, और चौथा है 1981 के पश्चात। इसमें से मेन क्वेश्चन देखो भी, विशेषता देखनी है। पहली अवस्था में क्या क्या विशेषता थी, दूसरी में क्या थी। तो पहली प्रावस्था में इसमें जन्म व मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे थे, जन्म लेने वाले भी ज़्यादा थे और मरने वालों की भी संख्या क्या थी, इसमें अधिक थी। फिर है इसमें एक छोटा क्वेश्चन बनेगा इसमें कि कौन से दशक में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा था कि ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है। तो 1911 से 21 का दशक है वो ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक है आपका। फिर इसमें ये याद रखना है कि इसमें लोग हैं वो निरक्षर थे, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं की कमियां थी, उच्च जन्म थे और उच्च ही मृत्यु दर बनी रही। दूसरा दशक है 1921 से 51 का दशक है। इसमें क्या था भी कि जनसंख्या की स्थिर वृद्धि के रूप में जाना जाता है 1951 से 21 के दशक को। और इसमें क्या याद रखना आगे कि इसमें स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य के सुधार
सुधार के कारण मृत्यु दर नीचे हो गई थी। फिर आगे इसमें 1951-81 के दशक की विशेषताएं याद करनी है कि जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है 1951 से 81 के काल को, ये अच्छी विशेषता है। मृत्यु दर में कमी आ गई और जनसंख्या की उच्च प्रजनन के कारण हुआ था, ये सब ये याद रखना है इसमें। फिर 1981 के पश्चात इसमें मरने वालों की भी संख्या कम हो गई और जन्म लेने वालों की भी संख्या लास्ट में 1921 के पश्चात के दशक में कम हो गई। आगे क्वेश्चन है कि जनसंख्या के दो गुना होने का समय से क्या आशय है। तो इसमें याद रखना है भाई कि जनसंख्या के 2 गुना होने का समय वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर है, किसी भी जनसंख्या के 2 गुना होने में लगने वाला समय। फिर आगे इसमें क्वेश्चन देखो कि जनसंख्या के 2 गुना होने से क्या आशय है। तो जनसंख्या के 2 गुना होने का समय से क्या आशय है। तो इसमें उत्तर होगा कि जनसंख्या के 2 गुना होने का समय है वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के 2 गुना होने में जो लगने वाला समय होता है, कि जनसंख्या के 2 गुना होने में जो लगने वाला समय होता है उसी जनसंख्या के 2 गुना होने का समय कहा जाता है। फिर किन राज्यों में निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में निम्न वृद्धि दरें दर्ज की गई थी। फिर अकेले राज्य का नाम पूछे कि ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें पूरे देश में निम्नतम वृद्धि दर दर्ज की गई। तो अकेला राज्य होगा केरल राज्य में पूरे देश में निम्नतम वृद्धि दरें दर्ज की गई थी। फिर ये क्वेश्चन करवा दिया था पीछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों कौन कौन से हैं। तो भाई ये होगी यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये भी 6 क्रम से है, सबसे अधिक कौन से राज्य में है, उसके बाद कौन से राज्य में, उसके बाद कौन से में, क्रम से है सबसे अधिक यूपी में। फिर आगे है कि वर्तमान में किशोरों की आयु कितनी है। तो 10 से 19 वर्ष की आयु को किसकी आयु कहा जाता है, किशोरों की आयु कहा जाता है। आगे के प्रश्न देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन अच्छा बन रहा है कि भारत में किशोर जनसंख्या की प्रमुख चुनौतियां क्या है। ये क्वेश्चन है बुक में कि भारत में किशोरों, तो विवाह की कम आयु, निरक्षरता विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में तथा विद्यालय वीर छात्र, कुपोषित तथा किशोर माताओं की उच्च मातृ या मृत्यु दरें, HIV एड्स के संक्रमण की उच्च दरें, शारीरिक और मानसिक अपंगता के कारण ये है भी किशोरों जनसंख्या की प्रमुख चुनौतियां हैं भारत में समाज के सामने। फिर आगे क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय युवा नीति के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा नीति है वो प्रारंभ की गई। तो प्रारंभ कब की गई थी, फरवरी 2014 में। और उद्देश्य क्या होंगे इस नीति के, कि इसका उद्देश्य होगा कि युवा तथा किशोर जनसंख्या का समग्र विकास करना। युवाओं के बारे में ये नीति थी, तो ये देख लेना। और इसमें युवाओं की आयु है वो 15 से 29 वर्ष की आयु के समूहों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया, कि 15 से 29 वर्ष के जो आयु समूह के लोग हैं उनको युवाओं के रूप में परिभाषित किया गया था। फिर आगे क्वेश्चन होगा कि कौशल विकास व उद्यमिता नीति का क्या उद्देश्य है। ये भी एक नीति है, तो ये भारत सरकार के द्वारा बनाई गई नीति है और 2014 में इसको बनाया था। और इसका उद्देश्य है कि देश भर में हो रही कौशल की संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य होगा। फिर आगे क्वेश्चन बनेगा आपका, यहाँ से देखो अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है एक, कि आधुनिक भारतीय भाषाई परिवारों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है। आधुनिक भारतीय भाषाई वर्गीकरण है, तो 4 भाषाओं के वर्गीकरण के आधार पर परिवारों को बांटा गया है। तो पहला परिवार है आपका, परिवार नंबर 1 है ऑस्ट्रिक या फिर निषाद। इसका उप परिवार है ऑस्ट्रो एशियाई और शाखा है इसकी मोन खंबेर, ये चीज़ याद रखनी है। और इसमें दूसरा परिवार है आपका द्रविड़, द्रविड़ इसका दूसरा परिवार है और इसकी शाखा है द्रविड़, दक्षिण द्रविड़ और मध्य द्रविड़ और उत्तर द्रविड़। तीसरा परिवार है चीनी तिब्बती या फिर किरात। फिर इसका उप परिवार है तिब्बती म्यांमारी या फिर सियानी तिब्बती। इसके शाखा वर्ग हैं तिब्बती हिमालयी, उत्तरी असम और असम म्यांमारी, ये चीज़ है। फिर इसमें चौथा परिवार है भारतीय यूरोपीय या फिर आर्य परिवार, जिसका उप परिवार है इंडो आर्य। शाखा है ईरानी, दर्दी और भारतीय आर्य। ये चारों परिवारों के मेन नाम पूछे गए थे भी, 4 परिवारों के नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर आगे अच्छा क्वेश्चन बन रहा है इसमें से
कि आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या को, भाई ये की पॉइंट याद रखा करो कि किसके आधार पर अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। तो आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या को 3 भागों में बांटा है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। फिर क्वेश्चन लास्ट बार ये क्वेश्चन पूछा था इसमें से कि मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं और सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। तो मुख्य श्रमिक वो होगा जो कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करेगा, और सीमांत श्रमिक वो होगा जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम या फिर 6 महीने से भी कम काम करेगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है। तो कुल जनसंख्या में श्रमिकों की जनसंख्या का प्रतिशत ही श्रम की प्रतिभागिता दर कहलाती है। फिर आगे क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के उद्देश्य क्या है। तो इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये अभियान चलाया गया था। इसका उद्देश्य है कि भारत में लड़कियों के लिए जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी सेवाओं में क्या करना, सुधार करना। फिर एक लास्ट क्वेश्चन बन रहा है इस पार्ट से कि सन 2011 की जनगणना ने भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने भागों में बांटा। ये क्वेश्चन आया था कि सन 2011 की जनगणना ने भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 भागों में बांटा था। इसमें पहले भाग का क्या नाम है, कृषक, दूसरे भाग का नाम है कृषि मजदूर, तीसरे भाग का नाम है घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। ये 4 वर्ग हैं, कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक या फिर अन्य श्रमिक। ये चारों भागों में इसको बांटा गया था। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थियों। फिर एक क्वेश्चन और है, भी ग्रीसन के अनुसार देश में कितनी भाषाएं व कितनी बोलियां हैं। तो 179 भाषाएं और 544 बोलियां थी। ये चीज़ें याद रखनी है। धन्यवाद विद्यार्थियों। ये पार्ट 1 के कंप्लीट नोट्स हो गए।